अस्सलामुअलैकुम। आकाश यासीन आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान एक ऐसी सरजमीन जहां खामोशी भी पैगाम देती है और ठहराव भी हरकत का पेशखैमा बन जाता है। ये वो मुल्क है जो शोर मचाए बगैर समत मुतय्यन करता है, जो उलझी हुई गुत्थियों को खोलने के लिए सब्र का दामन थामे रखता है। आज अब दुनिया के कई हिस्से बेयकीनी के बोझ तले झुक रहे हैं। पाकिस्तान अपने किरदार को एक ऐसे मरकज में ढालता दिखाई देता है जहां से अमन की नर्म लहरें दूर तक फैलने की कोशिश करती हैं, जहां फैसले ताकत के शोर से नहीं बल्कि तदब्बुर की गहराई से जन्म लेते हैं। इस्लामाबाद में शुरू होने वाली बातचीत ने एक नई राह जरूर दिखाई, मगर मंजिल अभी बाकी है। पहला मरहला बगैर किसी वाज़ेह मुआहदे के खत्म हुआ, लेकिन राब्तों का सिलसिला टूटा नहीं बल्कि मजीद मजबूती से जुड़ता गया। वजीर दिफा के बयानात में एक अजब सा एतमाद सुनाई देता है, जैसे पर्दे के पीछे कई दरवाजे खुल चुके हों। नई मुलाकात की उम्मीद, जंगबंदी के तसलसल की ख्वाहिश और क़यादत की मुसलसल कोशिशें इस अमर की निशानदही करती हैं कि ये सिलसिला रुका नहीं बल्कि एक नए मरहले में दाखिल हो रहा है, जहां इख्तलाफ अपनी जगह मौजूद है मगर मुकालमा अब भी सांस ले रहा है। उधर समंदर के सीने पर तनाव की लहरें ऊंची हो रही हैं, कहीं रास्ते रोकने की बातें हैं, कहीं रास्ता बदलने की धमकियां और कहीं ऐसे जुमले जो मुस्कुराहट के पर्दे में छुपी हुई सख्ती को जाहिर कर रहे हैं। इन्हीं मनाजिर के बीच पाकिस्तान के अंदर भी एक नई सियासी हरकत जन्म लेती महसूस हो रही है, जैसे अंदरूनी फजा में कोई नई तरतीब अपना रास्ता बना रही हो और दूसरी तरफ भारत एक ऐसी कैफियत में दिखाई देता है जहां आवाज तो बुलंद है मगर सुनने वाले कम होते जा रहे हैं। जैसे महफिल में मौजूद हो मगर गुफ्तगू के दायरे से बाहर खड़ा हो। यूं लगता है आने वाले दिन ना सिर्फ खित्ते की समत तय करेंगे बल्कि ये भी वाजे करेंगे कि कौन मुकालमे के साथ चलता है और कौन तन्हाई के साय में अपनी ही बात कर सुनता दिखाई देता है। हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में हमारे एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं, जिनमें तारिक और शकील करार हमारा साथ देंगे। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर अली इमरान और सायरा बानो। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमें वक्त देने के लिए। तारिक सुबैर साहब, इस वक्त प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। सर, बातें होती हैं, एकदम से कुछ सुनाई देता है जंग जो है वो ख़त्म हो गई है, फिर सुनाई देता है जंग जो है वो जारी है, ये जंग ख़त्म नहीं हो सकती, फिर बातें होती हैं कि जंग शुरू होने वाली है, दोबारा शुरू होने वाली है। मतलब पाकिस्तान ने जो अपना एक मौसर किरदार था वो तो अदा कर दिया है। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि दोनों जानिब से लचक जो है सर अभी भी दिखाई जा रही है। मतलब उस तरह के बयानात नहीं आ रहे हैं जो इस सीज़ फायर से पहले हमारे सामने थे। क्या कहेंगे तारिक सुमैर साहब? बहुत शुक्रिया काशा। आपको पता ही है कि ये मुज़ाकरात का एक सिलसिला चला और 47 साल के बाद बराह रास्त बिठाया गया, हाथ भी मिलाए आपस में JD वैंस ने और ईरानी स्पीकर ने, खुशगवार जुमलों का भी तबादला हुआ। तकरीबन 17 घंटे तक जो बातचीत हुई वो बड़ी पॉजिटिव जा रही थी, उसकी डायरेक्शन बहुत अच्छी थी और 80 से 90% मामलात पे आप समझे कि एग्रीमेंट हो गया था और एक एलामिया की ड्राफ्टिंग जिसको हम कह सकते हैं, जो एलामिया जारी होना था या जहाँ मायदे पे दस्तखत की एक तकरीब होनी थी, उसकी भी एक जहन बन चुका हुआ था कि ये हो जाना। तो आखिरी 4 घंटों में ऐसा क्या हुआ सर? ऐसा क्या हुआ कि टेलीफोन कॉलें आई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बराह रास्त सारे मामलात की निगरानी कर रहे थे और जो बताने वाले बताते हैं, मैं मुहतात अंदाज में बात कर रहा हूँ कि जब आमने सामने बैठ के बातचीत हो रही होती है तो एकदम आपको पता है ना, पर्चियाँ आ जाती हैं हेड ऑफ़ द डेलीगेशन को, जी आपके मुल्क से ये मैसेज आया है, अब ये बात करें, आपके मुल्क से ये मैसेज आया है। तो वो पर्चियों का सिलसिला आ रहा था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी और उसमें फिर वो उठ के गई कई मरतबा उस मीटिंग रूम से और वक्फा हुआ। तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी एक मरतबा 25 मिनट की गुफ्तगू हुई, एक मरतबा कह रहे हैं कि 22 मिनट की गुफ्तगू हुई। ये मुतात में बात कर रहा हूँ, गुफ्तगू हो सकता है इससे लंबी भी हुई हो। तो फिर वो जो डायरेक्शन आई तो डोनाल्ड ट्रंप ये समझे बैठे कि ईरान एग्री हो गया है, अब इससे कोई ऐसी और नई शराइत मनवा ली जाएँ। नई शराइत ऐड की गई जिसकी वजह से मामलात और एतमाद का लेवल जो था वो ख़राब हुआ। अब जो ज़िम्मेदार शख्सियात हैं हुकूमत पाकिस्तान की, उनकी तरफ से बड़ी कोशिश जारी है कि नया ब्रेक थ्रू कराया जाए और उसमें इनको दोबारा बिठाया जाए। उसके लिए बातचीत हो रही है और बड़ी खामोशी से हो रही है, बड़ी तरीके से हो रही है। दोस्त ममालिक को भी इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। इसहाक डार साहब गुज़श्ता रात से और आज से तकरीबन उन्होंने कई ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से बात की है। सबसे अहम उनकी गुफ्तगू हुई है सऊदी वज़ीर ख़ारजा से, फिर मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा से। तो उसमें अब देखें उसमें ब्रेक थ्रू एक हद तक ये हुआ है
कि ईरान और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा की आपस में टेलीफोन पे बातचीत हुई है। और मैं यहाँ डोनाल्ड ट्रंप साहब को पहले अप्रिशिएट करूँगा किस बात पे? कि उन्होंने जेडी वैंस को यहाँ भेजा मुज़ाकरात के लिए। जी जी जी। और लेकिन फिर खुद ही क्रेडिट शायद जेडी वैंस को नहीं देना चाहते थे। क्रेडिट का भी चक्कर है कि एक नेगोशिएटर ऐसा बंदा गया जो करके आ गया और इन मुज़ाकरात को बकौल अराक्ची साहब जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा, उनका ट्वीट है कि चंद इंच के फासले पर थे कामयाबी के। तो वो डोनाल्ड ट्रंप फिर उन्हें समुद्रों से दूर ले गए। तो डोनाल्ड ट्रंप के रवैये की वजह से फिर ईरानी क़यादत की तरफ से एक बात आती है, ईरानी मीडिया की तरफ से आती है कि नेतन्याहू की भी टेलीफोन कॉल जेडी वैंस को आई, जिसके बाद मामलात बिगड़े। तो ये सारी, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब कभी पोप के ख़िलाफ़ बोलते हैं, पोप साहब का भी बड़ा सख्त उनको जवाब आया है। फिर वो कहते हैं, मैंने वो जो बयान आया था आपको पता है जिस पे बड़ी तनकीद हुई थी कि ईरानी तहज़ीब को मिटा देंगे और ये कर देंगे, तो वो कहते हैं मैंने ये दबाव डालने के लिए दिया था। भाई दबाव डालने के लिए और थोड़े तरीके आपने ईरान पर आजमा लिए, हमला कर लिया, 40 दिन हमला कर लिया। फिर अभी आपने जो जिक्र किया है, मैं आखिरी बात करता चलूँगा कि जब ये रवाना हो रहे थे दोनों वफूद एयरपोर्ट पे, तो इनकी बॉडी लैंग्वेज उतनी वो नहीं थी कि बिल्कुल ही मायूसी टोटल नहीं थी। Exactly. ठीक है, इसका हवाला फिर हमारे फील्ड मार्शल इनको एयरपोर्ट पे इस्तकबाल किया, उसमें शामिल थे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर शामिल थे, फिर छोड़ने भी गए उनको। तो बॉडी लैंग्वेज कोई इतनी मायूस कुन नहीं थी, मामलात आगे बढ़ेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब का भी कुछ देर पहले ही उन्होंने कुछ छोटा सा बयान दिया है, हालांकि उनका एक मशहूर ट्वीट भी आया था जो बाद में डिलीट किया था, हालांकि उन्हें उस ट्वीट पे अगर दिया था तो डटे रहना चाहिए था। फिर वज़ीर दिफा हैं वो, तो वो कहते हैं कि दोबारा मुज़ाकरात के इम्कानात मौजूद हैं। हालांकि ख्वाजा आसिफ इन सारे मुज़ाकरात में कोई डायरेक्टली उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट या किसी मीटिंग में शिरकत नज़र नहीं आई। हो सकता है उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की हो वज़ीर ख़ारजा ने। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान अपनी एफ़र्ट जारी रखेगा और जारी रखनी चाहिए, और दोस्त ममालिक भी जारी रख रहे हैं। चीन का भी बड़ा किरदार है। जो असल मामला है आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल, उस पे जो आज अमेरिका ने डेडलाइन दी है 7 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक कि उसका मुहासरा कर लेंगे, तो मुझे वो 1960 की एक बात याद आ गई है, हमारी पैदाइश से पहले की है, कि क्यूबा के साथ बड़ी कशीदगी थी अमेरिका की। सर क्यूबा पे तो अभी भी अटैक करने की बात हो रही है सर, इस पे बात करेंगे। मैं आखिरी बात उस वक्त भी इसी तरह की नाकाबंदी आप कह लें अमेरिका ने की थी। रूस और अमेरिका सामने आ गए थे, एटमी मिसाइल भी लग गए थे, सब कुछ हो गया था और फिर पीछे हटे थे। तो ये नाकाबंदी से मसला हल नहीं होगा, आप बातचीत करें और बातचीत से मसाइल हल। बिल्कुल, आपने नाकाबंदी की बात की, ईरान से जंग बंदी जो है वो बरकरार है। ट्रंप तो ये भी कह रहे हैं और ये कह रहे हैं नाकाबंदी कर रहे हैं वो, यानी कि ईरान जो है वो अपना तेल नहीं बेच सकेगा। मतलब एक तरफ आप थोड़ा सा अपना नर्म रवैया जो है वो भी दिखाते हैं, दूसरी तरफ आप इस तरह के बयान देते हैं, और दूसरी तरफ आप लियो को भी जिस तरीके से तारिक ज़ुबैर साहब ने भी बात की कि धमकियाँ जो है वो दी गई हैं ट्रंप की जानिब से। हमने देखा इससे पहले उसने ट्रंप की जानिब से जो नेटो है उसको भी, जो नेटो ममालिक है उनको भी धमकियां जो हैं, बड़ी बड़ी धमकियां जो है वो दी गई। अब चाइना से भी वो बिगाड़ना चाह रहे हैं, मतलब समझ से बाहर है इस वक्त ट्रंप, क्योंकि ट्रंप जो करना चाह रहे हैं वो किसी को समझ ही नहीं आ रही कि वो एक्चुअल में करना क्या चाह रहे हैं। शकील करार साहब, ईरान को जिस तरीके से कहा गया एटॉमिक ये जो मामला है इससे पीछे हट जाने को, ये चीज़ें तो सर हमें भी पता है कि ये मुमकिन नहीं है और ना ईरान इस तरह का कुछ करेगा। तो आपके नज़दीक ये जो इस नाखत्म होने वाले ये जो एक मामला है इसको कैसे हल किया जाएगा? शुक्रिया। अच्छा देखें, जैसे कि पाकिस्तान के वज़ीर दफ़ा ने कहा है कि वो कोशिशें कर रहे हैं मुज़ाकरात जारी रहें और किसी हतमी रिज़ल्ट तक पहुँचे। देखिए, इसमें जंग में हमेशा ये होता रहा है, ख़ास तौर पे जब जदीद दौर की जंगें हों तो उसमें भी वही कुलिया आजमाया जाता है जो पहले से चला रहा होता है कि दुश्मन को के ख़िलाफ़ और उसको ज़हनी दबाव में डालने के लिए मुख्तलिफ़ हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। इस जंग में भी यही हो रहा है। ईरान इसराइल और अमेरिका की जंग में जो मुख्तलिफ़ प्रोपेगेंडा किया जाता रहा है और झूठी खबरें फैला के इंटरनेशनल मीडिया के ज़रिए वो ईरान पर दबाव डालने की कोशिश की जाती रही है, और इसराइल के अंदर जो तबाही हुई वो छुपाई जाती रही ताकि दुनिया को महसूस ही ना हो कि कुछ अंदर क्या तबाही हो रही है। तो इसी तरह जब मुज़ाकरात शुरू हुए तो उसके बावजूद एक इल्ज़ामात का और धमकियों का सिलसिला जारी रहा। अब इसराइल ने मुज़ाकरात से सीज़ फायर के बावजूद लबनान पर मिसाइलों की बारिश कर दी। अब तक की इत्तलात के मुताबिक 2000 से ज़ायद वहाँ के मकामी लोग शहीद हो चुके हैं, दर्जनों इमारतें तबाह हो चुकी हैं। वहाँ पर
इमरजेंसी नाफज हो चुकी है और खून की किल्लत भी पाई जा रही है। तो ये तमाम तर चीज़ें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़ ईरान जो है जंग लड़ रहा है एक असले की, एक जंग लड़ा है दिमागी दबाव की। तो उसके बावजूद आप ये देखें कि जब यहाँ पर ईरानी डेलीगेशन आता है, वापस जाता है और मुज़ाकरात ख़त्म होने के बाद जो ईरानी स्पीकर हैं उनकी एक ट्वीट सामने आता है और उसमें एक लफ्ज़ सिर्फ उसमें कोट करने वाला है, वो है कि अदम एतमाद की फ़ज़ा जी अमेरिका की तरफ से अदम एतमाद की फ़ज़ा जो है वो कायम रही, जिसकी वजह से ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके। पहली बात तो ये तय है कि हमेशा इस तरह की जंगों में ज़ाहिर बात है एक मुलाकात में या एक मुज़ाकराती अमल में कुछ चीज़ें तय नहीं होती हैं, लेकिन उसकी बेसिक तय हो जाती हैं। अब ज़राए यही बता रहे हैं कि जो मुज़ाकरात हुए वो दो ही निकात से शुरू हुए और दो ही निकात पे ख़त्म हुए। एक था एटमी प्रोग्राम ईरान का और एक है आबनाए हरमोज़। तो उसमें आबनाए हरमोज़ पर 2-3 मुख्तलिफ राय दी गई, पेशकश की गई कि वहाँ पर ऐसा एक सिस्टम बना दिया जाए कि मुख्तलिफ ममालिक उसको कंट्रोल करें, उसको देखभाल करें, जिसमें ईरान नहीं माना। फिर ईरान ने प्रपोजल दी कि वो अगर हमारे साथ ओमान मिल जाए तो उसके साथ मिलकर हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो अमेरिका नहीं माना। तो इस पर मुख्तलिफ प्रपोजल आते रही हैं, लेकिन किसी पे हतमी फैसला नहीं हुआ। अब ईरान को अच्छी तरह पता है कि वो दो चीज़ें हैं जिस पर उसका सर्वाइवल है। एक उसका एटमी मनसूबा जिसको कहता है कि पुरअमन एटमी मनसूबा है जी, और एक ये आबनाए हरमोज़ है। ये दो चीज़ें अगर वो छोड़ दे या विड्रॉल कर दे या ख़त्म हो जाएं तो फिर ईरान के पास क्या बचेगा। उसको पता है कि मेरा अब मुस्तकबिल जो है इन दो चीज़ों के ऊपर है और यही दो चीज़ें दुखती रह गए। एक आबनाए हरम जो है इस पूरे खित्ते का, पूरे यूरोप का, पूरे एशिया का एक कह लें मईशत की एक रीढ़ की हड्डी साबित हो रहा है। और एटमी जो उनका प्रोजेक्ट है, उनका प्लान है, वो है ईरान का मुकम्मल सर्वाइवल। क्योंकि इसराइल चाह रहा है कि ईरान जो पिछले 30 साल से इसराइल ये शोर मचा रहा है कि ईरान का जो एटमी मंसूबा है वो दरअसल इसराइल को तबाह करने के लिए है और ईरान कहता है कि वो उसके अपने दफा के लिए, अमन के लिए है और उसके दफा के लिए। तो वो उस पर कभी भी समझौता नहीं करेगा। अमेरिका देखें ना, इस बारे में एक और राय ये भी आ रही है कि जो अमेरिका जंग में और इन सब चीज़ों में हासिल नहीं कर सका ईरान से, वो टेबल टॉक पर उसका टारगेट ही वो था, एक आबनाए हरम और एक एटमी प्रोग्राम। तो उस पर देखें ईरान फिर किस तरह उस पर कंप्रोमाइज़ कर सकता है। अगर दोनों पे कंप्रोमाइज़ कर जाए ईरान, फिर उसके हाथ में क्या बचेगा? क्या बचेगा, बिल्कुल। और चीन भी सर इस लेवल पे बहुत ही ज़्यादा मतलब ईरान की खुलकर उसने भी हिमायत कर दी है। सायरा जी बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें वक्त दिया। इस वक्त आप भी हमारे साथ मौजूद है। सायरा जी, हम तो बहुत ज़्यादा खुश थे, सीज़ फायर हो गई है, पाकिस्तान जो है भरपूर किरदार जो है इस वक्त अपना अदा कर रहा है और अब ये जो सीज़ फायर हो चुका है ये मुकम्मल तौर पर हमें कोई बड़ी खुशखबरी जो है वो मिलेगी, मुज़ाकरात हो जाएंगे, ज़िंदगी हमारी भी आसान हो जाएगी, हमारे देखने वाले यानी हमारे व्यूवर्स की हो जाएगी। इस वक्त सायरा जी हम ये देख रहे हैं कि बहुत से मुमालिक जो है पाकिस्तान को सराह रहे हैं, पाकिस्तान के बारे में बात भी कर रहे हैं। ईरान को आप ले लें, आप सऊदीया को ले लें, आप तुर्किया को ले लें, आप रूस को ले, मतलब तमाम तर मुमालिक जो है पाकिस्तान में तेल भेजने की बातें भी कर रहे हैं। मतलब हम जो हैं, पाकिस्तान जो है वो सबसे कम मुतासिर हुआ है इस जंग में। अब सबसे कम मुतासिर हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए तो खित्ते में जो सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें वो भी पाकिस्तान में। ये चीज़ कुछ समझ नहीं आ रही, समझाइएगा प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। ये तो आप वज़ीर ख़ज़ाना साहब को और जो इनके तमाम फैसलों को डिफेंड करते हैं, आप उनसे पूछें कि ये जो एक टेक्नोलॉजी है ये हमें भी समझा दें। मतलब इस पे हम क्या बात करें कि वो जंग किसी दूसरे मुल्क में लगी, प्रोग्राम में बहुत बात हो चुकी है और फिर जिस तरीके से यहाँ पर हुआ और फिर हमारा तेल भी नहीं रुका, तो ये फार्मूला तरक्की का इन्हीं के पास है। मसला ये है कि वो अभी जो भी बजट आने वाला है और जितना खसारा है, हुकूमत के पास कोई प्लान तो है नहीं जी। आप इनकी बजट में जो भी हुकूमत पेश करती रही है वो आपको वो नहीं बताती कि ये जो खसारा है इसको हम आइंदा कैसे इक़दाम करेंगे जो हम इसको कवर करेंगे, बजाय कि वो टैक्सेस का बोझ बढ़ाती जा रही है। और इस वक्त उनके पास सिर्फ पेट्रोल है जिसके ऊपर ज़्यादा वो लेवी से भी वो कमा रहे हैं और फिर अब मुझे नहीं पता किसका कितना कट और क्या चीज़ें हैं कि वो ज़ाहिर उन्होंने अपनी शाह खर्चियाँ जो अपनी अयाशियाँ वो भी पूरी करनी है, तो वो भी आवाम की जेबों से निकलवाया जा रहा है। तो किरदार टेबल पर लाकर बिठाया। अब ज़ाहिर फैसला तो दो ममालिक ने करना था, बल्कि दो क्या फरीक तो तीन थे,
तीसरा छुपा हुआ है अमेरिका की पुश्त के पीछे। तो अब ज़ाहिर फैसला उन्होंने करना है। अब आप देख लें कि वो जंग तो उनके ऊपर मुसल्लत की गई, और अभी सब भी हमारे जितने भी प्रोग्राम्स उठाकर देख लें, कहीं भी जाकर बैठ के बात करें, वो आप नाए हुर्मुज़ की बात हो रही है। और बार बार एक ही वो मेरा, आपने भी कहा, सब ने कहा कि जो चीज़ पहले से खुली हुई थी उस पे जंग की, और फिर अब उसको ये तमाम चीज़ें और बातें हैं वो हो रही हैं। आप ट्रंप साहब के सारे बयानात उठाकर देख लें, वो सिर्फ और सिर्फ धमकियां हैं। यहाँ तक कि उन्होंने तो पॉप को भी धमका दिया कि मुझे तो ऐसा पॉप ही नहीं चाहिए कि जो वेनेजुएला पे चढ़ाई को वो मतलब गलत समझता हो, या बाकी जो भी ये कदम उठा रहे हैं वो उसको गलत समझता हो। वो बिल्कुल पागल हुआ हुआ है। आप देखें कि चल क्या रहा है, कि वो कैसी धमकियां हैं कि जो वहां से गुजरेगा तो फिर उसको टैक्स देना पड़ेगा। मैं देखता हूं कि यहाँ से, तो ये जो सारी, जो इसमें अमेरिका का मुफाद है वो तेल का, तो बड़े मजे मजे के मीम्स बने हुए कि जो हम सर पे तेल चोपड़ के घूम रहे होते हैं, इससे भी डरना चाहिए कि कहीं इसके ऊपर नजर न पड़ जाए। और फिर उसके बाद सारा इसका है, और जो उसके अज़ाइम है वो आपको पता है कि ग्रेटर इसराइल, एक ईरान ही बीच में है, वरना तो खुदा जाने कि यहाँ पर क्या हो जाए। बाकी मुस्लिम ममालिक अब उसके ऊपर क्या बहस करें। आज मैं किसी मौलाना का वो एक क्लिप था वायरल, वो देख रही थी, कोई फारूकी साहब है कि जो बहुत जोरों शोर से बता रहे थे, यानी कि इस मुज़ाकरात से पहले सब ये लोग आजाद हो गए कि वापस आपको और हमें जो 77 साल से शिया सुन्नी के झगड़े में उलझाया हुआ था, फिर उसके बाद जब ये मुज़ाकरात हुए तो सब वो कहते ना बिलों में घुस गए। बाकी वापस से पेट्रोल पर आती हूँ, परसों कराची में पुल के ऊपर बाकायदा क्लैशनकोफ लेके गाड़ियां रोक के और लोगों से लूट मार की गई। तो किसी ने इस पे मेरा भी मौकफ लेने की कोशिश की, तो मैंने कहा वहां पर तो 20-25 गाड़ियां थी। अगर एक शख्स, मैं अपनी बात में करती हूँ, उन्होंने लूटा तो मोबाइल या थोड़े जो जेब में पैसे होंगे वो लिया। जो इन्होंने एक कलम के जुम्बिश से अरबों रुपए हमारी जेब से निकलवा लिए, तो फिर हम उनके बारे में क्यों नहीं बात करते कि इन्होंने लूट लिया हमें। इन्होंने तो क्लैशनकोफ भी नहीं दिखाई, इन्होंने दरपर्दा दिखाई है। और हमें वो कहते हैं ना मुहब्बे वतनी और वो मजहब का चूरन चटाकर, तो ये तो हमें लूटे जा रहे हैं। इनका दिल कब भरेगा। आम इंसान की जिंदगी तकलीफ में है। मेरा तो सारा मसला आज आके यही होता है कि जाहिर है लोगों को देखते हैं परेशानियों, और फिर आप इनकी बातें सुने और फिर तमाम चीजें देखें। अब ये हो गया, अब वो दोनों मुल्कों का है कि वो किन मुज़ाकरात पे, किन वो क्या कहते हैं नकायद पर मानते हैं या नहीं मानते, उसमें कारगर मतलब आपका वो होना चाहिए कि जाहिर है हमें आग को बुझाना चाहिए। लेकिन थोड़ा जो मुल्क में ये जो वो कहते हैं ना कि ये इस मईशत में, मैंने अभी गोश्त मंगवाया है, वो यहाँ कराची में हमें 3500 रुपए किलो मिल रहे हैं। वो जो सरकारी नर्ख नामे तो मैं कुछ लिखा हुआ है। और अब आप कहेंगे कहाँ से कहाँ जा रही है, कि इतने मसले हैं कि मेरा दिल चाहता है कि सारे में आप जितने भी हमारे यहाँ पर सहाफी बैठे हुए, उनसे मैं सवाल करूं, उनसे मैं पूछूं, कोई आवाज वहां तक पहुंचे। इस्लामाबाद आ जाए, यहाँ 2700 रुपए का मिल रहा है। यहाँ 3400 पिंडी इस्लामाबाद में 2700 रुपए का मिल रहा है। सायरा जी, आपकी सिंध हुकूमत की गलती है। आपकी सिंध हुकूमत जो है वो बातें तो बड़ी बड़ी करती है। आज भी जिस तरीके से हमने देखा कि शर्जील इनाम मेमन जो हैं वो आते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें भी बड़ी बड़ी बातें करके बहुत ही ज़्यादा तारीफ करते हैं। सो जिस तरीके से ईरान की फतह की दुआएं जो है वो हर तरफ हो रही है। हमारे प्रोग्राम में बहुत दफ़ा ये दुआ हो चुका है कि जो अपोजिशन है, ये जो इस हुकूमत को अपोजिशन मिली है, खुदारा ये किसी तरह जाग जाए तो हो सकता है गरीब का भला हो जाए। डॉक्टर अली इमरान साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या समझते हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सी पर्सनालिटी हैं, समझ से बाहर हो चुके हैं। एक तरफ तो लगता है कि वो वाकई समझ चुके हैं कि वो ये जंग जीत चुके हैं। भाई अगर आप जंग जीत चुके हैं तो इस जंग से बाहर निकल जाए। और अब भी वाकई मतलब जंग से निकलने की एक नाकाम कोशिश, इसको मैं कहूँगी, वो करना जो है वो चाह रहे हैं, क्योंकि बयानबाजी जो है वो दोनों तरफ से सरजी हो रही है। क्या ख्याल है सर कि ये जो जंग है, क्या इसको डोनाल्ड ट्रंप ने रोक दिया है, या अभी एक और वो कहते हैं ना पार्ट 2 जो है अभी देखने को मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और चेयरमैन पीटीआई को खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि 9 अप्रैल का जो जलसा था जो रावलपिंडी में मुनक्कद होना था, जी, जो ही जेल में उनको इत्तला मिली कि
क्योंकि अमेरिकन और ईरानियन डेलीगेशन जो है वो इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, तो उन्होंने फ़ौरन ये ऐलान कर दिया कि जलसा जो है उसको कैंसिल किया जाए, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फिर बाकी पार्टियां। जी। ये तो थी बात यहाँ तक। अब आपने डोनाल्ड ट्रंप की बात की कि डोनाल्ड ट्रंप इस लड़ाई को बढ़ाना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। मैं कई दफ़ा आपके शो में ये कहता हूँ कि ये एक अनप्रडिक्टेबल आदमी है। अगर लड़ाई ख़त्म करना मकसूद होता तो मुझे आप ये बताएं कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक बड़ा ही मुतनाज़ा बयान दिया और उसको बाद में सेंटकॉम ने करेक्ट भी किया है। उन्होंने कहा जी कि हम अपनाए हरमस के इर्द गिर्द जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं उनके अंदर खड़े होंगे और ना तो कोई जहाज़ अंदर आने देंगे और ना किसी को बाहर जाने देंगे। कोई भी जहाज़ जो तेल से भरा निकलेगा, हम उसको वहाँ पर पकड़ लेंगे और वो अपने डेस्टिनेशन तक नहीं जा सकेगा। उसके फ़ौरन बाद आपने देखा कि सेंटकॉम का एक अपडेटेड वर्जन बयान आया और उन्होंने कहा कि जी जब उनको ये समझ आई कि जो डोनाल्ड ट्रंप बयान दे रहे हैं वो जो राइट ऑफ मूवमेंट है वो इंटरनेशनली आप जो बुनियादी हकूक़ हैं लोगों के, वो आप ख़त्म नहीं कर सकते, आप किसी को भी मूवमेंट से रोक नहीं सकते। तो फिर उन्होंने एक अपडेटेड बयान दिया कि जो अपना हरमस से जहाज़ निकलेंगे और जिनको ईरान से जो तेल लेकर आएंगे उनको रोका जाएगा, बाकी जो ट्रैफिक है वो वैसे ही चलती रहेगी। अब इसमें दो चीज़ें हैं, देखें तारिक सुमैर साहब ने भी बात की और दोनों बड़े बाखबर साफ़ी हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी इनकी बात को करेक्ट करना चाहूँगा। शायद कोई एक पॉइंट उन्होंने मिस किया। मेरी जो इतलात हैं, जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो ये है कि बातचीत काफ़ी मुस्बत चली, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इन्होंने कंक्लूड कर ली थी और इनकी इत्तफाक राय भी हो चुका था। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि कोई और नुक्ता नहीं था, एक नुक्ता था अमेरिकन का जिसके ऊपर उन्होंने पूरी तरह से यकसू रहे वो, और उन्होंने उसी पर बात की, वो थी कि अपना हरमस को फौरी तौर पर खोल दें ताकि इंटरनेशनल ट्रैफिक जो है वो निकले, तेल के जहाज वहाँ से निकले और पूरी दुनिया में जो तेल की जो कीमतें हैं वो नीचे आ जाए। और जिस तरह जितने बुरे तरीके से अमेरिकन और पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट क्रश हुई थी, ताकि वो दोबारा अपना जो वॉल्यूम है रीगेन कर सकें। अब इसमें बहुत सारी बातें बनाई जा रही हैं कि जी यूरेनियम का इशू था या कोई और इशू था। देखें, असल इशू है तेल। आप मुझे बताएं, जब फ़लस्तीनी 80,000 लोगों को आज से 6 महीने पहले कत्ल किया गया, उनकी नस्ल कशी की गई, तो क्या दुनिया में कोई मुल्क बोला? क्या कोई मुसलमान मुल्क खड़ा हुआ? क्या यूरोप का, नॉर्थ अमेरिका से कोई मुल्क उसके हक में बोला? नहीं बोला। क्यों? उनके पास तेल नहीं था और तेल का मसला नहीं था। क्या लीबिया जब बर्बाद हो रहा था तो कोई खड़ा हुआ? क्या इराक पर जब अमेरिकन बमबारी कर रहे थे तो कोई खड़ा हुआ? क्या सीरिया में जब बच्चे कत्ल हो रहे थे तो कोई खड़ा हुआ? क्यों? वहां कोई अपनाए हरमज नहीं था। अब अपनाए हरमज को जो एक बहुत जो असल पॉइंट है, वो पॉइंट है अपनाए हरमज। आज अगर आप देखें तो अमेरिका के अंदर $4 का गैलन है। अमेरिका में तेल लीटर्स में नहीं बिकता बल्कि गैलन्स के अंदर बिकता है, और गैलन इस वक्त अमेरिका में $4.25 से $4.5 गैलन के हिसाब से फरोख्त हो रहा है और एक गैलन में 4 लीटर होते हैं। आप लड़ाई से अगर पहले आज से 40-45 से पहले चले जाएं तो वो ही जो था वो $2.90 का बिक रहा था। यानी अमेरिका के अंदर भी एक गैलन के पीछे तकरीबन $1.5 से $2.25 बढ़े हैं। और आज अगर $4 की कीमत देखें तो वो अमेरिका में जो बनती है वो बनती है 1120 रुपए पाकिस्तानी। और पाकिस्तानी हुकूमत ने जो अपने लोगों को तोहफा दिया, और पाकिस्तान में जो तेल की इस वक्त 4 लीटर की कीमत है वो है 1520 रुपए लीटर। तो आप देखेंगी कि अगर देखें अमेरिका की जो 4 बड़ी कंपनीज है, 3 बड़ी कंपनीज है जो तेल की, जो 3 बड़ी कंपनीज है, आज उनका जो तीनों सीईओ हैं इन कंपनीज के, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया और उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने अपना हरमस को बंद किया या तेल के मामलात अगले कुछ दिन तक इस तरह चले तो ना सिर्फ पूरी दुनिया बल्कि अमेरिका में भी तेल की जो प्राइसेस है वो बहुत हाई हो जाएंगी। इन्फ्लेशन जो है वो बहुत जो है ऊपर तक चली जाएगी। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद जब हम देखते हैं तो आप ये देखें कि अमेरिका के अंदर आज भी ट्रंप के जो आज वॉल स्ट्रीट जर्नल का में अगर आप देखें तो उन्होंने इस चीज़ को बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा है कि हम आज भी डोनाल्ड ट्रंप के कुछ जो एडवाइजर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें ईरान पर मजीद हमले करने चाहिए, वो बड़े प्रिसाइज और एक्यूरेट होने चाहिए, और उनके वो जो हमले होंगे वो ईरान को पुश बैक करेंगे कि वो अपना हरमस से पीछे हटे और हम इस पॉइंट को खोल लें। और ये तो ट्रंप भी जानते हैं कि ये चीजें नहीं हो सकती। बिल्कुल अली इमरान साहब इस पे नहीं, अली इमरान साहब यहाँ पे मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, तो मैं यहाँ पे एक ब्रेक दूंगी। नाज़रीन, इसके साथ हम ये भी देख रहे हैं कि सऊदीया ने अपने मतलब पाकिस्तान की जानिब से कुछ जंगी तैयारे जो हैं वो भी इस वक्त सऊदीया जो हैं वो भेज दिए गए हैं, और ये आइन उस वक्त हुआ है जब ईरान अमेरिका मुज़ाकरात भी पाकिस्तान में जारी थे। अब देख
रहे हैं कि वज़ीर आज़म जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ चाँद, वो भी चंद घंटों के बाद सऊदीया जाएंगे। सो इस सारे मंजरनामे का मौजूदा वक्त के साथ जोड़ दें तो ये क्या एक पैगाम मिलता है, ये अपने एक्सपर्ट्स की जानिब बढ़ेंगे, ये सवाल भी पूछेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक मरतबा आपको फिर खुशामदीद कहेंगे। तारिक सुमैर साहब, हम देख रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के माबैन जो धमकियों का सिलसिला है वो ताहाल जारी है। और ये सर जी, ये जो एक बात हो रही है ना कि हमारे मुल्क से भी कुछ आवाज़ें उठ रही थी, उसके बाद हम देखते हैं कि मुल्क से बाहर से भी जो कुछ दुश्मन थे वो ये आवाज़ें जो है हमारे कानों तक पहुँचती हैं। उनके माइंड में ये चीज़ थी कि 47 साला ये जो कशीदगी है दोनों ममालिक में और जो ईरान पे पाबंदियाँ हैं वो एकदम से ख़त्म हो जाएंगी, ये जो कशीदगी है ये एकदम से ख़त्म हो जाएगी, पाकिस्तान में मुज़ाकरात होंगे तो एकदम से रिपोर्ट आएगी, सब ओके है। लेकिन वो चीज़ें नहीं हो सकती थी, मतलब 1-2 दिन में ये तमाम तर चीज़ें, इसका हल भी मौजूद नहीं था, ना उस पर बात हो सकती थी। लेकिन कुछ हलकों की जानिब से ये बात की गई है। सो क्या इस तरह का कुछ था कि अगर थोड़ी और संजीदगी जो है वो दिखाई जाती तो शायद आज हम यही बात कर रहे होते? जैसा कि मैंने आपको अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में बताया था कि मामलात कहाँ बिगड़े, वो मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। असल बात है कि आप देखें कि 1990 से लेके अब तक दुनिया भर के अंदर 2146 मुख्तलिफ माहदे हुए हैं, जिनमें 2020 में पाकिस्तान के तावन से 2 माहदा हुआ था जिसमें अफ़गान तालिबान, उस माहदे पे भी अमल नहीं हुआ। ये जितने माहदे हुए हैं इनमें 6% पे अब तक अमल दरामद की इतलात हैं कि बिल्कुल ये 100% जिसको कहते हैं अमल दरामद हुआ। कोई ये भी नहीं कह सकता था कि 1-1.5 हफ्ता कबल कि ये आर्जी सीज़ फायर होगा और यहाँ दोनों ममालिक के डेलीगेशन आएंगे और बैठेंगे और आमने सामने बैठ के बात करेंगे। तो जो इससे पहले इनके मुज़ाकरात होते रहे हैं इस जंग से पहले, तो वो बराह रास्त नहीं होते थे, मैसेज पास ऑन होता था, ओमान के फॉरेन मिनिस्टर होते थे या बाकी, तो मैसेज कतर में भी एक मरतबा हुए कुछ मुज़ाकरात, तो वो मैसेज पास ऑन सामने आमने सामने नहीं बैठते थे। 47 साल बाद अगर ये बैठे हैं तो जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ईरानी जो ट्वीट्स आए हैं क़यादत के, उसके मुताबिक बेशतर नुकात पे हमारा इत्तफाक हो गया था। तो जैसे शकील करार साहब ने भी दुरुस्त बात की कि 2 ही नुकात थे बुनियादी। तो बात एटॉमिक बम से बढ़ के इकनॉमिक बम अब ज़्यादा कारगर साबित हो रहा है ईरान के लिए, तो वो उनके लिए ज़्यादा, और इस पे सारा शोर है। तो अब इसमें एफ़र्ट्स होंगी मज़ीद। जैसे कि आपने अभी गुफ्तगू में ज़िक्र कर दिया है, मैं आगे बात करना ही चाह रहा था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पे जा रहे हैं और अंडर 48 घंटों में वो चले जाएंगे। और इस दौरे का नंबर 1 एजेंडा जो है ना, जो भी बातचीत हुई है ना ईरान के साथ या अमेरिका के साथ, वो वलीअहद को जाके ब्रीफ किया जाएगा। और इसमें वज़ीर आज़म के हमरा फील्ड मार्शल जनरल आसम मुनीर होंगे, इसहाक डार साहब होंगे और तारिक फ़ातमी का भी नाम है, ज़ाहिर बात है वो नोट्स लेने होते हैं, वो साथ बैठते हैं। तो मेन ये सारा मकसद ये है कि कोई इधर उधर से जो इतलात पहुँचती है ना, डिप्लोमेटिक सोर्सेज से पहुँचती हैं, सफारत खाना बताता है, दफ्तर खारजा सऊदी अरब का बताएगा, टेलीफोन पे ज़रा पूरी डिटेल नहीं बताई जाती उनके सामने। दूसरा जो डिफेंस पैक्ट हुआ था उस पर पाकिस्तान ने अमल दरामद कर दिया। सऊदी वजारत दिफा ने 2 दिन कबल उसकी अनाउंसमेंट भी कर दी। पाकिस्तान के कुछ तैयारे और हमारे जो ज़रूरी अशिया है वहाँ पहुँच गई हैं। तो उसका मकसद ये है कि हमने ईरानी क़यादत को भी बार बार ये बावर कराया था कि सऊदी अरब के अंदर आप हमले ना करें, मेहरबानी करें, और बाकी जो आपके मामलात हैं वो चलते रहें। तो आज जो राब्ता हुआ है सऊदी वज़ीर ख़ारजा का और ईरानी वज़ीर ख़ारजा का, वो भी एक बड़ी अहम है, और वो पाकिस्तान ने राब्ता कराया है। तो पहले पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की बात हुई सऊदी वज़ीर ख़ारजा से, फिर यहाँ जो आए हुए थे अराक़ची साहब, उनके साथ इसहाक डार की भी कोई एक अलहदा मुलाकात हुई थी, वो रिपोर्ट नहीं हुई मीडिया में। उसमें भी सऊदी अरब के मामले में उनके गोशगुजार कुछ चीज़ें की गई हैं। तो पाकिस्तान तो हर तरफ ब्रिज का किरदार अदा कर रहा है, और सऊदी अरब के साथ जो मामलात हैं, पाकिस्तान के हर दौर में सऊदी अरब ने पाकिस्तान का साथ दिया और पाकिस्तान ने सऊदी अरब का साथ दिया। अब एग्रीमेंट के तहत हम पाबंद हैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन करने के,
और जो इकनॉमिक लेकिन उम्मीद है कि मामलात, सर अब हालात उस तरफ नहीं जाए। जो इकनॉमिक मामलात हैं उस हवाले से भी एक बात आई है कि जो यूएई के साथ हमारा मामलात थे, $3.5 बिलियन उन्होंने वापस मांगे हैं, वो पाकिस्तान उनको दे रहा है। तो सऊदी अरब और कतर $5 अरब ज़र मुबादला के ज़खायर में रख रहे हैं और $12 बिलियन सऊदी अरब की तरफ से, अरामको कंपनी की तरफ से, मुख्तलिफ कंपनियों की तरफ से इन्वेस्टमेंट की भी ताज़ा तरीन खबर आई है, उसमें भी बात हो रही है। तो ये इस हवाले से देखा जाए कि इकनॉमिक मतलब हर दौर में सऊदी ने पाकिस्तान को हर तरीके से सपोर्ट किया। बहुत शुक्रिया तारिक सुमेर साहब, इस पे आपका पॉइंट आ चुका है। डॉक्टर अली इमरान साहब, मैं आपको सुनना चाह रही हूँ, सो मैंने सोचा कि अगला सवाल जो है वो आपकी जानिब भी रखते हैं। सर बस उसी चीज़ पे कायम रहिएगा, जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। सर फरवरी में होती है भाई स्ट्रीट मूवमेंट की, आप लोग बातें करते हैं, उसके साथ ही हम देखते हैं कि फिर साथ ही आप लोग बदल के कहते हैं बानी को रिहा करो, फिर बानी की सेहत आ जाती है, बानी की आँख का मसला आ जाता है, बानी के ज़ाती मौलजीन को रसाई दो, फिर उसके बाद सर जी ये जंग आ जाती है। मतलब 9 अप्रैल को एक बहुत बड़ा एहतजाज करने की आप लोग बातें करते हैं, लेकिन उससे भी आपने जिस तरीके से पहले बात की कि बानी पीटीआई जो है उन्होंने आपको मना कर दिया। सो अब आपके जो सुहेल आफरीदी साहब हैं, वज़ीर आला केपी, वो कह रहे हैं कि 19 अप्रैल को एक बहुत बड़ा तारीखी एहतजाज जो है वो पीटीआई करने जा रही है। सर सच बताइएगा, अंदर की खबर क्या करने जा रही है पीटीआई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पर मेरी रात को भी बात हुई है जी। एक हमारा पंजाब का भी इजलास है जो आज या कल मुनक्किद होगा, आज शाम तक इतलात आ जाएंगी। और मैं ये बताऊं कि जो 19 अप्रैल का जलसा है मर्दान के अंदर, वो एक बड़ा अजीमुशान जलसा होगा। और उसकी मैं वजूहत भी आपको बताता चलूं, मुझे इसमें कोई आर नहीं कि मैं सच कहूं और सच के सिवा कुछ ना कहूं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ये आप किसी अदालत में है या टॉक शो में अली इमरान साहब? मैंने जिस तरह मुझे ऐसा माहौल तो अदालत में होता है, सच के सिवा गवाह को जब पेश किया। अब जो आप लोग एहतजाज करने जाने से डेफिनेटली आपका ये टास्क तो जरूर होगा कि बानी पीटीआई को रिहा करवा लिया जाए। सो इस वजह से देखिए, आकाशा ने कहा कि जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के, तो मैंने कहा जो कहूँ। ये आकाशा अदालत है, आकाशा अदालत है। ये सर आकाशा फिर क्या करे, आपको पता है, फिर आकाशा से हमने बातचीत भी तो करनी, टाइम भी तो लेना होता है। जी 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 सर जी। कमिंग बैक टू इमरान खान, देखिए 19 अप्रैल को जो जलसा होगा, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना तो कोई इंतशारी पार्टी है, ना हमने कभी इंतशार फैलाया। हम एक जमहूरी जमात है जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। और आपने 2024 8 फरवरी के इलेक्शन में भी देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात बन के उभरी। बट अनफॉर्चुनेटली जो इलेक्शंस के अंदर हुआ, जिस तरीके से इलेक्शन रिग हुए और फॉर्म 47 का वजूद अमल में आया, और आपने देखा कि आज तमाम हारे हुए लोग और जिनकी फुर्तियां आप देख रही हैं कि अभी तारिक सुमेर साहब ने कहा कि वजीर आजम साहब जो है सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, अपने जहाज पे जा रहे हैं जी, पाकिस्तान के जहाज पे जा रहे हैं सऊदी किंग को ब्रीफिंग देने के लिए। अगर पाकिस्तान ने अगर ये लोग जीते हुए होते, अगर पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट इनके साथ होता, तो आज सऊदी अरब की हुकूमत का नुमाइंदा यहाँ आकर इनसे ब्रीफिंग लेता, ना कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म। आज एक सॉवरन कंट्री, मुस्लिम उम्मा का वाहिद वो मुल्क जो न्यूक्लियर पार है, जिसकी इतनी अजीम शान फौज है, जिसका इतने अजीम शान अदारा है, जिसकी सिक्योरिटी एजेंसीज पूरी दुनिया में मशहूर है, जिनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज इस वक्त पूरी दुनिया के जुबान पर उनका नाम है, लेकिन उनके प्राइम मिनिस्टर आज सऊदी अरब में ब्रीफिंग देने जा रहे हैं। तो इनकी सर कोई आ जाता है यहाँ पे, उस पे भी आपको थोड़ा सा मसला हो जाता है, आप कोई जा रहा है उस पे भी आपको थोड़े से भाई मैं अगर मैं सही बात कर रहा हूँ तो मेरी बात को आकाशा एंडोर्स करें। क्या कोई सॉवरन मुल्क, जिसके मुल्क में अमेरिका जैसा मुल्क सुपर पावर और ईरान जैसा इस खित्ते का सुपर पावर आके अपने जो बैठकर आपस में मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन वो किसी एग्रीमेंट की तरफ नहीं जा सके, और उसकी ब्रीफिंग देने के लिए वजीर आजम पाकिस्तान सऊदी अरब जा रहा है? क्या ये मेयार है पाकिस्तान का? क्या 25 करोड़ अवाम, इस मुल्क के वो अवाम जो जिंदा दलाने पाकिस्तान है, उनकी बेइज्जती नहीं है? क्या उनके लिए ये शर्म का मुकाम बहुत सी अंदर की ऐसी खबरें होती हैं जो कि आवाम के सामने नहीं रखी जा सकती, जो कि ऑपोजिशन के सामने नहीं रखी जा सकती। सर जी सर मेरी बात को खत्म होने दें। मुझे ये बताएं कि आज एक और बयान आप देखें, आज यूएई ने जो बयान दिया है वो उसको आपने बड़ा फोकस करना पड़ेगा आपको। यूएई ने कहा कि वो किसी सूरत भी अब नाए हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल जो है उसको एंडोर्स नहीं करेंगे, ना ही वो इस बात को मानेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका, यूएई और बाकी तमाम कुव्वतें एक पेज के ऊपर हैं। अगर एक और दौर
हो भी जाता है, अगर उनका पॉइंट यही है कि ईरान को आपने अपना हुर्मुज़ कंट्रोल नहीं करने देना, तो मुझे ऐसे लगता है आप अपने पिछले प्रोग्राम भी निकाल लें। मैंने आपके प्रोग्रामों में ये कहा था कि जब तक ईरान की बात मुकम्मल तौर पर नहीं मानी जाएगी, उस वक्त तक ये जंग बंदी नहीं होगी। ईरान ऑल इन करने जा रहा है, ईरान कभी पीछे हटेगा नहीं। वो 6000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है। वो लोग ऐसे लोग हैं कि जो अपने हकूक के लिए लड़ते हैं, और उन्होंने साबित किया 40 दिन की लड़ाई के बाद भी कि वो अपने बयान और अपने मौकफ और अपने असूली मौकफ के साथ डट कर खड़े हैं। वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरह नहीं है। जी जी कि जी। जो अच्छा अपनी इमरान साहब, अब आप मुझे मेरे टॉपिक से हटा रहे हैं, फिर आप मुझे कहते हैं मैं आपको वक्त नहीं देती। मैंने आपसे 19 फरवरी के एहतजाज के हवाले से पूछा कि जी, पीटीआई उस पे बात कर लेते हैं। सर उसी पे बात देखिए करें जी, क्योंकि वक्त बहुत कम है प्रोग्राम का। 19 अप्रैल का जो एहतजाज है जी, वो आपको जी। नजर आएगा, और इस दफा जो एहतजाज होगा हमेशा की तरह पुरअमन होगा, लेकिन पाकिस्तान से बहुत बड़ी तादाद में लोग इसमें शिरकत करेंगे। यहाँ से इस मूवमेंट का जो है वो शुरू होगी, ये मूवमेंट यहाँ से। और हम ये पैगाम देना चाहते हैं अपने पाकिस्तान की अदालतों को, अपने पाकिस्तान के जो हमारे इदारे हैं, जो कानून और इंसाफ के इदारे हैं, उनको वाज़ेह तौर पर ये बता देना चाहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जो केसेस अदालतों के अंदर पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो अब फिक्स नहीं किए जा रहे हियरिंग्स के लिए, आप उनको फिक्स करें, वरना हम अब रोड पर आएंगे। और अब जब हम रोड पर आएंगे तो अब हम वापस नहीं जाएंगे। हमने पहले भी सरों में गोलियां खाई, हमने पहले भी फस्तायत का मुकाबला किया, हमारे घर टूटे, हमारे ऊपर हर दफा आपने दहशतगर्दी की एफआईआर दर्ज की, लेकिन आखिर कब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उनके सब्र के सर आपने कहा ये एहतजाज शुरू होगा, अवाम आपके साथ होगी, इसी तरीके से आपने कुछ कहा है। तो अगर अवाम के वो कहते हैं ना एक जमा गफीर अगर आपके साथ हुआ और इस्लामाबाद का रुख करना पड़ा, तो आप करेंगे या नहीं करेंगे? देखें, ये प्लान हम आपको पहले नहीं बता सकते। ये 19 अप्रैल वाले दिन डिसाइड पर मैं आपको बता देती हूं कि आपके बानी पीटीआई कह रहे हैं पेशावर नजदीक है, इस्लामाबाद का रुख नहीं इस्लामाबाद करना। पार्टी अपना मौकफ उस जलसे में वाज़ेह करेगी, और मैं ये समझता हूं कि अब ये टाइम है पार्टी को बिल्कुल वाज़ेह तौर पर एक हिकमत अमली देनी चाहिए। लोग निकलें, पुरअमन इस्लामाबाद की तरफ आएं। क्यों कि हमारा सब्र पिछले 3 साल से जिस तरीके से हमारे कायद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को नाहक कैद में रखा गया, आप मुझे बताएं कि जितने मुकदमात इमरान खान साहब के खिलाफ इस वक्त दर्ज किए गए हैं, आप यकीन करें कि अगर हमें फेयर ट्रायल दिया जाए, जिसका वादा हमसे पाकिस्तान का आइन करता है, आर्टिकल 10A ये कहता है अली कि इमरान साहब, हर एक और पाकिस्तानी को छोटा सा एक प्यारा सा सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले कि आप जिस तरीके से बात करें कि अवाम का जमा गफीर जो है वो 19 अप्रैल को पीटीआई के साथ होगा, इससे पहले जो बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान वो काफ़ी अरसे से कह रही है कि 10,000 लोग जो हैं वो यहाँ पर आ जाए, 10,000 लोग जो हैं वो जमा हो जाएं, तो वो चीज़ें भी पीटीआई से नहीं हो रही है। लेकिन सर उस क्वेश्चन की तरफ आऊँगी, कहा यह जा रहा है कि 3 लोग अगर पीटीआई में जाग जाएं तो बानी पीटीआई भी रिहा भी हो सकते हैं, पीटीआई के जो मसाइल हैं वो हल भी हो सकते हैं, और पीटीआई एक अच्छी ऑपोजिशन का किरदार भी अदा कर सकती है, जिसमें सोहेल आफरीदी साहब हैं, बैरिस्टर गौहर हैं और सलमान अकरम राजा हैं। क्या कुछ ऐसा है? जी देखिए, सबसे पहले आपने एक सवाल में 4 सवाल किए हैं। पहली बात आपने की अलीमा खान साहबा की। इस दफा जब अलीमा खान साहब ने अदालत जेल आने की दुआ थी तो बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां पर मौजूद थे। मैं खुद इसको विटनेस किया, पार्टी की क़यादत क्यों नहीं थी सर? मैं खुद वहां पर मौजूद। देखें, जब आप इतने इस तरह के एहतजाज में जाते हैं तो आपकी कोशिश ये होती है कि तमाम लीडरशिप को आपने एक जगह पर जमा नहीं करना। अगर वहां पर गिरफ्तारियां होती हैं और पाकिस्तान जो बची कुची हमारी लीडरशिप है, आप देखें पहला फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो ऑलरेडी फर्स्ट ईयर तो आपको इस वक्त कोर्ट लखपत में है। शाहमूद कुरैशी साहब, एजाज चौधरी साहब, महमूद रशीद साहब और यास्मीन राशिद, आलिया हमजा मेरी कायद, जिनको अभी गिरफ्तार किया गया। पहली ईयर तो चली गई, सेकंड ईयर कासिम सूरी, और सुना है उनको सलमान अकरम राजा साहब ने गिरफ्तार करवाया, लाहौर से मुखबरी की उन्होंने। ये पीटीआई के हलकों में बड़ी बात होती है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। मैं समझता हूं कि सलमान अकरम राजा साहब का किसी किस्म का कोई ऐसा रोल नहीं था, ना ही पार्टी के मैं कहूंगा कि किसी क़यादत में से किसी शख्स ने कोई ऐसा रोल अदा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमहूरी पार्टी है, हम एक दूसरे के वजूद पर यकीन रखते हैं और इस किस्म का कोई ऐसा नहीं था। बाकी आखिरी बात जो उन्होंने की कि 3 लोग सोहेल आफरीदी, बैरिस्टर गौहर और सलमान राजा साहब, देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान में आपको पता है कि हमेशा जो पार्टीज होती हैं वो अपने कायद को फॉलो करती हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जो वर्कर्स हैं, मेरे समेत
मेरी भी पार्टी के अंदर अगर वज़ीर आज़म इमरान खान की ये पार्टी और मैं उनका एक कारकुन हूँ, इसी तरह ही गौहर साहब, सलमान साहब और सुहेल अफरीदी भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दिए ओहदों पर हैं और इंशाल्लाह ये लोग काम कर रहे हैं और आपको 19 अप्रैल के बाद सर, हाँ, 19 अप्रैल को देखते हैं कि ये कौन से बड़े बड़े काम कर रहे हैं जो कि हमारे सामने भी आएंगे। सायरा जी, 19 अप्रैल को पीटीआई कुछ बहुत ही बड़ा करने जा रही है और आपको क्या लगता है कि क्या जो बड़े बड़े कारनामे करने की बात कर रही है, सर उस पर मैं आपसे पॉइंट लूंगी। सायरा जी, इस पर पॉइंट दीजिएगा प्लीज। आकाशा की कोशिश नाकाम हो गई। इस पर उन्होंने अली इमरान साहब ने इतनी तफसील से बता दिया ना, अब मैं उसमें क्या मैं बात करूं। ये अब मेरे से बस यही सवाल था। अभी उससे पहले आप मेरे ख्याल में किस सवाल कर रहे थे, ये जो मेरा एक सवाल है, आपने तो मुझसे सवाल पूछा नहीं, मेरे कुछ सवाल है सामने हम रख लें। जी सायरा जी, मैं सामने रख लूं अवाम की नुमाइंदा बन के। देखिए, जो आपस में हमारा सऊदी अरब से मुआहिदा हुआ होना तो ये चाहिए था कि ये जो एक ऐवान है जो वहाँ के अवाम की नुमाइंदगी करता है, वहां पर आती और उसके ऊपर डिबेट होती और फिर ये सारी चीजें होती। अब कोई ऐसी खुफिया उसमें चीज तो थी नहीं कि जो बिल्कुल उसको खुफिया रखा गया। दूसरा सवाल कि ये जो अभी बेस पे हमारे जो कहते हैं कि हमारे जंगी जहाज गए हैं, तो चले देखें एयरफोर्स तो वो कहते हैं ना कि 4 किलोमीटर या 5 किलो के रेडियस से जो चीज मतलब उसको डिफेंड करेगी, तो जो हमारे बूट्स ऑन ग्राउंड गए हैं इनका वहां पर क्या किरदार होगा। तो ये देखें, ये सवाल है अवाम के जहनों में आ रहा है। अभी भी हमारे मतलब ये कि 3 लोग वहां पर गए हैं, आपने देखा होगा, जाहिर है वो तो मुज़ाकरात थे, हमारे जय्यद साहब तड़पते रह गए मगर कुछ हासिल ना कर सके। तो इसी तरह अब अवाम सोचना समझना चाहती है, जाहिर है मुल्क का है, जिस तरह मैंने आपने एक दफा सवाल पूछा था कि इसके असरात क्या होंगे, कि माशी होंगे, तो मैंने आपको कहा था कि इसके माशरती असरात भी होंगे। तो ये हमारे, क्योंकि जाहिर है हम मेरे बाकी वो कहते हैं ना कि उम्मा सोई भी थी, लेकिन पाकिस्तान की आवाम ये चाहती है कि पाकिस्तान की तरफ से किसी मुस्लिम मुल्क के ऊपर हमला ना हो, हमारे हाथ इस चीज से साफ रहें। तो ये कुछ सवालात हैं कि ये समझ नहीं आ रही कि अब भी अगर ये वहां से आते हैं तो ये मामला बहुत अच्छे तरीके से असेंबली में आना चाहिए, जिसके ऊपर ओपन डिबेट हो और जिसमें अवाम को बताया जाए, या सिर्फ अवाम को आके वजीर आजम ने पेट्रोल और डीजल की प्राइस का बताना है, तो उनका काम यही रह गया है। फिर इस चीज का क्रेडिट नहीं देते वो किसी को, अच्छे काम का दे देते हैं, लेकिन ये नहीं बताया, बस ये बताते हैं भारी पत्थर था दिल पे रख लिया, कपड़े बेच दूंगा, जहर खाने के मेरे पास पैसे नहीं है। वो और बात है मेरे बेटे ने सोलर प्लेट्स में से कमाया या मेरी भतीजी ने जहाज लिए, लेकिन ये बताने के लिए आ जा तो इनको चाहिए कि ये खुलकर आके बता दे कि उस मायदे में क्या लिखा हुआ है। ऐसा मायदा प्लानिंग उनकी पहले चल रही थी जिस वक्त वो घूम फिर रहा था ट्रंप, और उसके बाद ये मायदा हुआ, और ये बूट्स ऑन ग्राउंड क्या है इनकी नहीं समझ आ रही थी, इन्होंने पैदल। जी सारा जी, आपने सही कहा। एक्चुअली सारा जी प्रोग्राम का वक्त जो है खत्म हो चुका है, लेकिन शकील करार साहब एक आखिरी सवाल चाहूंगी कि एक लाइन में आप उसका जवाब दें। कौन सा मेरा प्लान है जिसकी आपने बात की आकाशा, आपका प्लान जो है वो कामयाब नहीं हो सका? वही अली इमरान साहब से कुछ अगलवाने का कि पीटीआई का नया खुफिया प्लान क्या है, इस्लामाबाद की तरफ आना है तो किस तरह आना है, किस रूट से आना है, तो वो आपको नहीं मिला जवाब उनसे, और ना ही आज आप उनको गुस्सा दिला सकी हैं। बड़े तल्ख और बड़े आज वो कुछ मीठा खा के आए, मीठे लग रहे थे। उसके बावजूद आपको अली इमरान साहब गुस्सा में नहीं आए और बड़े तहमुल से उन्होंने आपको आपके तमाम सवालों के जवाब दिए। ये सवाल बनता नहीं था वैसे उनके साथ, क्योंकि देखिए ना, कोई भी सियासी पार्टी अपने सीक्रेट्स कभी नहीं बताती, अपने प्लान नहीं बताएगी, तो आने वो कौन बताएगा आपको कि उनका प्लान क्या है? हम चाह रहे थे जो स्ट्रीट मूवमेंट जो चाह रहे थे पूरा नहीं हुआ ना, यही जवाब मेरा मकसद कहने का कि आपका जो प्लान था वो नहीं पूरा हुआ। उसके बाद भी सर इन्होंने बड़ी दावे किए, लेकिन वो चीजें नहीं, इस वजह से अली साहब की एक बात का जवाब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नहीं ये तो तारिक सुमैर साहब क्या कहना चाह रहे हैं? सर क्या कहना चाह रहे हैं? फार्म 47 का जवाब उन्होंने कहा कि फार्म 47 है। मैं कहता हूँ आरटीएस पे अगर वो कह दें कि आरटीएस के बाद हुकूमत गलत ली गई थी, गलत मिली थी, तो फिर ये भी सही है। और दूसरी बात ये है, एक सेकंड दूसरी बात ये है, वो कहते हैं कि मर्दान में जलसा होगा। मर्दान में कल मौलाना फजलुर रहमान के मुकाबले में आपने जलसा करना है, आपने तो जलसा करना है पेशावर में करें, पेशावर से या स्वाबी के मोटरवे पे करें और वहां से फिर इस्लामाबाद आए। सर ऑपोजिशन को बहुत ज्यादा समझदार है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ स्टूडियोज में हमारे एक्सपर्ट थे, उनकी जो भी राय थी वो हमारे व्यूअर्स तक हमने पहुंचा दिया। तारिक सुमैर साहब, शकील करार और डॉक्टर अली इमरान, आप सभी का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। इसी के साथ अपनी मेजबान आकाशा यासीन को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।
है।